तो आई वाज़ वंडरिंग इन माई सेल्फ कि किस तरह से ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दें और फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को वो ये बावर करवा दें कि नहीं भई आप कमतर हैं। हम भी पहले यही समझते थे, आप भी यही समझते होंगे। जिस चीज़ से मेरी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए बात होती रही, वो यही समझते रहे कि शायद हम लोग वाक़ई इतने मतलब ज़ालिम लोग हैं कि हम हिंदू बच्चियाँ उठाते हैं और उनको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं खुद जाके रीना रवीना से मिल के आई हूँ। उनमें से एक के 2 छोटे बच्चे हैं, एक के 3 छोटे बच्चे हैं और आप डॉक्यूमेंट्री को देखते-देखते वो अपने मुँह से क्या बात कह रही हैं। वो अपने मुँह से कह रही हैं, भई हम तो अपनी मर्ज़ी से आए थे। प्रोफेसर साहब से आप मिली और मैं उनका उस दिल्ली हुसैन के साथ भी देख रहा था 5 पिलर्स के लिए, उनका जो ब्लड ब्रदर्स का वो उनका पॉडकास्ट, और उसमें ही टॉक्ड अबाउट टू नेशन थ्योरी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जो कि उनके एक्स आर्मी पीपल का सेमिनार था, उसमें उन्होंने खड़े होकर ये बात कही कि जी हमें पाकिस्तान इज़ द मोस्ट रिलायबल फ्रेंड और हमें उसके साथ एक न्यूक्लियर डिफेंस पैक्ट करना चाहिए। उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कितने लोगों ने खड़े होकर उसके ऊपर तालियां बजाई। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर करता रहा हूँ बहुत अरसे से, लेकिन when you were in Pakistan I couldn't get a chance to sit with you and record something, but now you're in UK, so we had to come online and sit together and record something like this. कैसा रहा आपका बांग्लादेश का टूर? इट वाज़ आई थिंक इट वाज़ मच मोर ब्रिलियंट देन आई थॉट। चलें उस मैं पे जो एक्सपेक्टेशन लेके गई थी उससे बहुत अच्छा। चलें उस पे आगे हम बात करते हैं, बट बिफोर जंपिंग इनटू द डिटेल्ड डिस्कशन, और इट्स लॉन्ग पेंडिंग डिस्कशन जो मेरे और आपकी बहुत से मौज़ूआत पे होनी थी एंड वी ट्रू। रिकॉर्डेड। अगर अपने बारे में आप कुछ बताएं, पहले तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बाय प्रोफेशन, but you are also a passionate documentary filmmaker, and you have almost produced 6 documentaries up till now. कौन कौन सी हैं उस पर आगे हम जाके बात करेंगे, बट जो आपको जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं अभी तक पहचान पाया हूँ, यू आर रनिंग दिस प्लेटफॉर्म आई resist by yourself, and you are trying to finance all these ventures, these passionate ventures by yourself, or you're trying to make a difference and document all those historical and contemporary facts जो कि सख्त चल रहे होते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप लेकर आने की कोशिश करती हैं, और आई होप के लोगों को वो थोड़ा सा समझ में भी आना शुरू, तो विल विल डेल्व इनटू दैट नाउ। कुछ अपने बारे में अगर बताएं आप कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका पाकिस्तान में, और यूके में कब से हैं और क्यों चली गई आप यूके पाकिस्तान को छोड़ के, और अभी आजकल क्या कर रही हैं? पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक है जी, सारा पाकिस्तान मेरा है। दिस इज़ हाउ आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एवरी आई बिलॉन्ग टू एवरी बिट ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि जहाँ-जहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत कायम है दुनिया में, वो हुँ, सब मेरा ही है। सो आई बिलॉन्ग टू ऑल ऑफ देम, द होल टेरिटरी दैट इज़ अंडर मुस्लिम्स इट बिलॉन्ग्स टू मी, हुँ, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज़ इकबाल सेड हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त। हुँ, राइट। बट अगर देखा जाए पंजाब से हूँ मैं, हम ना हमारी एक पूरी हिस्ट्री है फैमिली की हुँ, कि हम किस तरह वहाँ से माइग्रेट करके अमृतसर से 1947 में पाकिस्तान आए और आबाद हुए, हुँ, और किस तरह से वो क्या एक स्ट्रगल थी दैट इज़ सेपरेट। एंड आई एम इन यूके फॉर लास्ट 22 इयर्स एंड व्हाई डिड आई चूज़ टू बी हियर बिकॉज़ सुना आई वाज़ अ स्टूडेंट एंड देन जी आई वाज़ डूइंग बेसिकली आई गॉट एडमिशन इन एमएससी मेडिकल मोलेक्युलर बायोलॉजी, दैट वाज़ माय फील्ड प्रीवियसली। I did MSc in medical molecular biology. ठीक That है। was my passion for my life. And then my husband was here. He's a lawyer as well. हुँ, So हुँ, I had to stay with him. हुँ, So that's why I'm here for my family, I would say. And what I'm ज़बरदस्त। doing right now, I'm supposed to be a lawyer. I'm supposed to be a practicing lawyer. But at the moment, I'm more of a documentary filmmaker than a lawyer, to be honest. सही। आपने मुझे बताया था जी, लास्ट टाइम ऑफलाइन जो हमारी डिस्कशन हुई थी, यू एक्चुअली गिव अप अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रोफेशनली जस्ट टू परस्यू दिस पैशन। सो आई होप के that's true. That's true. आप एक ही काम कर सकते हैं ना जी, आप या तो बैठ के कंसंट्रेट कर सकते हैं अर्निंग पे और या वॉलंटियरिंग पे। वॉलंटियरिंग पे एग्जैक्टली। आई होप कि जो लोग इसको सुन रहे होंगे बाद में वो थोड़ा सा इस पे ज़रा गौर व फिक्र करेंगे कि कुछ जो है ना इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, दिस वाज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट अगर आप मुझे बता सकें कि why documentary filmmaking? Why not something? I resist. I remember when we were running our platform, तो सखत मैंने देखा था कि I resist आना शुरू हुआ था, और उसके बाद आप अपनी गुफ्तगू करती थी। You are again one woman army actually, और जिस तरह भी आप उसको लेके चल रही थी, लेकिन
उसको आपने बीच में हॉल्ट कर दिया, कुछ पॉज सा कर दिया आपने, और उसके बाद फिर अगेन यू री इमर्स्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तो हाउ डिड इट हैपन? देखिए, आई रेज़िस्ट का मकसद ही ये था कि अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाए, वो बातें कही जाएँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको कवर नहीं करता। हम्म। और एज़ एन एक्टिविस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आई एम एन एक्टिविस्ट, आई वुड से। अगर कोई मुझे एक वर्ड में अगर आप मुझे डिफ़ाइन करना चाहें तो आई एम एन एक्टिविस्ट एंड दैट्स इट। हम्म। So, as an activist, it was not possible for me to stay quiet and just see what's, जो भी मीडिया पे चल रहा है, वो चल रहा है ठीक है, लेकिन हमारी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है? सो हम्म। स्पेशली इन वॉर ऑन टेरर, स्पेशली वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली जो भी मुस्लिम उम्मा सारी एक उससे गुजर रही है, सारे टर्मोइल से। आप हम्म। देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता, और हम्म। हमारी तरफ से भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता। सो बिल्कुल। दैट वाज़ द होल पर्पस ऑफ मेकिंग आई रेजिस्ट, कि जी कहीं पे हमारी अगर नहीं रिप्रेजेंटेशन, तो एटलीस्ट आई शुड डू व्हाट आई कैन डू हम्म। एज़ अ पर्सन, जस्ट एज़ एन इंडिविजुअल। ठीक है, आपके पास एक पूरा वो नहीं होगा, मीडिया ग्रुप नहीं होगा, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ नहीं होंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल मिनिमम तो कर सकता है ना। सो दैट वाज़ द होल आइडिया। सो आई रेजिस्ट इज़ अ नॉन कमर्शियल, बेसिकली एक इदारा है जो करता ही यही काम है सिर्फ़, एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी देता है। और व्हाई डिड आई चूज़ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग? बिकॉज़ देखें, इफ आई एम ऑब्वियसली, किताब लिखना इससे कहीं आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव गॉट अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया है इस टैलेंट से कि आई कैन राइट वेरी इफेक्टिवली। हम्म। लेकिन राइटिंग समथिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन जब वही आप एक विजुअल उसमें दे देते हैं, मोड में दे देते हैं अपनी ऑडियंस को, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर द ऑडियंस टू फॉरगेट व्हाट दे हैव वॉच्ड। और सो मतलब उसके निस्बत में अगर आपने किताब पढ़ी है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप भूल जाएँ। डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि स्क्रिप्ट में आपको एक 45 मिनट के स्क्रिप्ट के अंदर आपको वो बहुत कुछ कहना है, जो किताब में आपको लिखने के लिए कोई नंबर ऑफ पेजेज़ की लिमिट नहीं है। यू कैन गो ऑन एंड ऑन, बट विदिन अ स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू मेक अ सेंस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट वाज़ द होल आइडिया ऑफ, कमिंग इंटू डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। you're a poet as well। अभी मुझे किताब से याद आया, और आप अंग्रेजी उर्दू दोनों में ही पोइट्री करती हैं माशाल्लाह। और मैंने पढ़ी, और माशाल्लाह आई एक्चुअली गॉट कनेक्टेड टू यू ऑन फेसबुक बिकॉज ऑफ योर पोइट्री। अगर मुझे मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है तो। ये तो बड़ी वैल्यूएबल बात है जी, मुझे तो मेरी पोएट्री की ऑडियंस में ढूँढती हूँ। बिल्कुल। तो वो मुझे बल्कि इस पे अफसोस होता है कभी कभी कि आप क्यों नहीं, यू डोंट राइट एनी मोर एंड यू डोंट गो इनटू दैट रियल एनी मोर। इसकी क्या वजह है? अगर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट वजह बताऊँ तो ये कि देखें, द काइंड ऑफ पोएट्री बीइंग क्रिएटेड इन आवर कंट्री, मुझे उससे काफ़ी जो है ना एक वो सेटबैक लगता है, बड़ा शॉक लगता है मुझे देख के कि मतलब कोई क्राइटेरिया तो होता है ना क्रिएटिविटी का, कि जस्ट यू कांट जस्ट राइट एनीथिंग। आप नसर को लिख के उसको नज़्म डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। हम्म। तो हम्म। कहीं कोई आप आर्ट का कोई लेवल तो रहने देना। सो हम्म। मुझे लगता है कि वो जो दूसरी साइड वाली पोएट्री है उसकी बहुत बड़ी एक ऑडियंस है। और एक जो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर और एक सीरियस जो पोएट्री होनी चाहिए, जो रिप्रेज़ेंट करती है किसी सोसाइटी को, सोसाइटी की साइकोलॉजी को, और वो किससे गो थ्रू हो रही है सारी साइकोलॉजिकल सिचुएशन से उसको, उसकी ऑडियंस बहुत कम है। हम्म। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हमारे पास सारे ओवरऑल, नॉट जस्ट अबाउट मी, हमारे आप देखें कि क्रिएटिविटी की आप देखें कि हमारे पास बड़ी एक कमी आ रही है। हमारे पास जो क्रिएटिव एक एक्सप्रेशन है, उसका लेवल नीचे गिरता जा रहा है। हमारे पास नए, पहले जिस तरह से हम देख रहे थे कि हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्रिएटिव एक पूरी एक एक लॉट थी हर चीज़ के अंदर। तो अभी हमें वो नहीं नज़र आती है। व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज़ बस हैं इस तरह के बहुत सारे भेड़ चाल है, और बस बैरियर्स। कंटेंट जो है प्रोड्यूस करते जाएं, और उसकी क्वालिटी को आप बिल्कुल वो। डिस्करेजिंग बहुत ज़्यादा, बहुत सारा कुछ डिस्करेजिंग होता है। एक तो एक क्वालिटी के लिए आपकी ऑडियंस नहीं है। ऊपर से आपके कॉपीराइट्स के इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे कि नोबडी केयर्स के, हाँ, आपकी आपकी एक चीज़ आपने मेरे कहीं पे और ले जाएंगे, और फिर वो आयशा गाजी के नीचे हाँ, वो सारा कुछ। गाजी रह जाएगा सिर्फ। ये भी होता है। ठीक है, ठीक है। बट द अच्छा। मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ऑडियंस तो होनी चाहिए ना जो आप कर हाँ। रहे हैं। अदरवाइज़ मैं अपने आप को तो घर में भी सुना सकती हूँ। अच्छा, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर अगर आपसे ये कहूँ कि मतलब इफ़ आई सी टू इट, और मैं इसको इस तरीके से देखूँ कि लाइक आई कनेक्टेड टू यू, लाइक आई सेड टोल्ड यू कि मैं आपसे जो कनेक्ट हुआ वो पोइट्री की वजह से। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि आपकी तहरीर जब आप डालती हैं फेसबुक पे स्पेशली, और अब तो खैर ट्विटर पे भी, एक्स पे,
उस पे अब लोग आपको देखते हैं, पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, असल चीज़ तो रिस्पॉन्स है। सो डोंट डोंट इट गिव इट सम काइंड ऑफ करेज टू यू के, या इंकरेजमेंट कि अच्छा यार वाकई लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ को। सोशल मीडिया में तो ये भी बड़ा इशू है ना कि लाइक आर्टीज, और वो आपको एक साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। सो फेसबुक तो माशाल्लाह आपकी अच्छी खासी आउटरीच है, और उस पर आपकी अच्छी खासी ऑडियंस है, फैन फॉलोइंग है। तो आप तो सेलिब्रिटी हैं फेसबुक पे, फिर आपको किस बात का दुख है इस मामले में? ये टू बी ऑनेस्ट एक अच्छी पोएट्री लिखना ये एक बहुत ही एक फुलफिलिंग आपके अपने लिए भी होता है। हम्म, एक्सपीरियंस राइटिंग फ्यू ब्यूटीफुल वर्सेस अगर आपको पता हो कि आपने किस क्वालिटी की लिखी है, तो उस जैसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम्म। और फिर अगर आपको इस तरह की ऑडियंस मिल मिल जाए, मतलब आउट ऑफ 100 भी अगर आपको 3-4 लोग भी ऐसे मिल जाएँ जो उसके रियल रियल उसकी जो मैसेज है उसको उसके साथ कनेक्ट हो सकें, तो उस जैसी तो फिर दैट इज़ समथिंग अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। हम्म। सो आई थिंक देयर इज़ आप ठीक कह रहे हैं, फेसबुक की है मेरी अच्छी फॉलोइंग है, और ट्विटर के ऊपर भी इट्स ओके। लेकिन to be honest, very recently, what I experienced is that there is a shadow ban on me on Facebook. आप जो अगर आप देखेंगे कितनी thousands of फॉलोइंग है, लेकिन उसके हिसाब से पोस्ट रीच, पोस्ट एंगेजमेंट वो कुछ भी नहीं है। सो फेसबुक इज़ जस्ट अ हम सबके साथ ये मसाइल चल रहे हैं इस वक्त तो। जी, 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 वो तो चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन दूसरा ये कि आप जब इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं प्रैक्टिकल वर्क में, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता बहुत सारी चीज़ों पे बैठ के लिखने का, बोलने का, खासतौर पे पोएट्री। पोएट्री नीड्स सम आपको सॉलिट्यूड चाहिए होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ पीस चाहिए होता है, पीस ऑफ माइंड। टॉपिक पे मैं आपसे अलग से एक पूरा जो है ना पॉडकास्ट या डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह ताला, और वी विल गो अप फॉर अ स्पेस सेशन ऑन दिस, जस्ट ऑन दिस टॉपिक। इट्स अ वेरी वेरी डियर हुँ, एंड नियर टू माय हार्ट टॉपिक। अच्छा, क्वेश्चन मेरा पहला आपसे, प्रॉपरली हम आते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ। और यू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्रीज, एंड वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज चेंज इन द वेब्स, चेंज इन द वेब। जी। वो इधर फीचर भी हुई पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा, पीएनसीए के अंदर आपने उसको फीचर किया, फिर आप मेरा ख्याल है लाहौर भी गई, फिर आप कराची भी गई, और तीनों शहरों में, बड़ों शहरों में उसकी उसको काफ़ी पजीराई मिली। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका पीएनसीए, और उसको मैं नहीं देख सका। लेकिन यह है कि उसकी ज़ाहिर है बाज़गश्त हम सब तक पहुंची थी। क्या टॉपिक था उसका? उस पे यानी क्या ऐसा ख़ास चीज़ थी जिसकी वज़ह से लोगों का इतना एकदम, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से एप्रिशिएट नहीं होती। बट व्हाट वाज़ द बिल्कुल भी टॉपिक नहीं। की वज़ह से लोगों ने इतना उसको रीच आउट किया था या देखने की कोशिश की दैट थी? इज़ दैट इज़ वेरी ट्रू कि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग पाकिस्तान में अभी तक जो सीरियस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग है, और वो 1 घंटे के दौरानिए की फ़िल्म मेकिंग, दैट्स अ बिग चैलेंज कि आपको पता होता है आप इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और फिर इसकी रीच कितनी होगी, व्यूअरशिप कितनी होगी, क्योंकि हम लोग तो एक बिल्कुल टिकटॉक मिज़ाज के लोग बन चुके हुए हैं। इस सर्टेन डॉक्यूमेंट्री की जिसकी आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, हुँ, क्योंकि इट वाज़ अ चैलेंज फॉर मायसेल्फ एज़ वेल। द डॉक्यूमेंट्री वाज़ बेसिकली अबाउट आई वुड से कि ब्राह्मणिज़्म, ओवरऑल ब्राह्मणिज़्म, जो हुँ, ज़ात-पात का निज़ाम है हिंदुइज़्म का। तो आई वाज़ वंडरिंग इन मायसेल्फ कि किस तरह से ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दें, और फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को वो ये बावर करवा दें कि नहीं भई आप कमतर हैं। तो वो किस तरह अपना ये मैनेज किस तरह करते हैं, इतनी देर लोगों को चेन्स के अंदर रखना, मतलब कुछ फिज़िकली तो कोई चेन्स नहीं है ना, साइकोलॉजिकली है ना कि हम जी कमतर हैं, हम शूद्र हैं, हम दलित हैं। सो हाउ डज़ इट वर्क बेसिकली? एंड व्हेन आई वाज़ डूइंग रिसर्च ऑन इट, तो ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेरे ऊपर जिस तरह एक पज़ल पीसेस जुड़ते जाते हैं और खुलता जाता है, कि जो कुछ इंडिया में हुआ और बाबरी मस्जिद जिस रीज़न से रियल रीज़न्स जो थी उसको डिमोलिश करने की, वो और पाकिस्तान में जो एक फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का प्रोपेगेंडा है, आई वुड से प्रोपेगेंडा, आई वुड क्लियरली से इट प्रोपेगेंडा, वो किस तरह से कनेक्टेड है? मतलब वी कुड नॉट इवन इमेजिन कि ये भी मुमकिन है। सो बेसिकली द डॉक्यूमेंट्री वाज़ अबाउट हाइलाइटिंग कि ये किस तरह से ब्राह्मणिज़्म ने सारे एक उसको जकड़ा हुआ है, सारे निज़ाम को। तो वहाँ पे तो इंडिया में तो ख़ैर चूँकि उनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत है, तो वहाँ पे वो किस तरह से करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, ज़ाहिर है उनका परसेंटेज बहुत थोड़ा है। तो पाकिस्तान में किस तरह से वो हुँ, इसको कैरी ऑन करते हैं। सो इट वाज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि फोर्स्ड कन्वर्जन, अब हम भी पहले यही समझते थे, आप भी यही समझते होंगे। जिस चीज़ से मेरी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए बात होती रही, वो यही समझते थे कि शायद हम लोग वाक़ई इतने मतलब ज़ालिम लोग हैं कि हम हिंदू बच्चियाँ उठाते हैं और उनको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लेते हैं। और इसके ऊपर तो आपको पता है डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज़ फ़िल्म फेस्टिवल में गई दुनिया में।
बड़ी-बड़ी फ़िल्म फेस्टिवल्स में गईं और आपको पता होगा शायद इस बारे में कि यूके में बहुत सारे लोग इस बात के लिए बैंड हैं कि वो यूके में एंटर नहीं हो सकते बिकॉज़ उनका नाम इस चीज़ के साथ टैग्ड है कि जी ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स को। अब आप देखें कि ये सारे सिनेरियो में ये डॉक्यूमेंट्री बना के मैंने अपने लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। और आप यूके में बट I'm there, but somebody had, somebody had to do something about it. If I can, why shouldn't I do something about it? बट यू आर सेइंग इट अ प्रोपेगेंडा, बट हम हर दूसरे रोज से यहाँ पे खबरें चलें, डॉक्यूमेंट्री और वो फिल्म फेस्टिवल, वो तो चलें खास एजेंडा समझ में आ सकता है, बट आपका अपना मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, तो आर दे ऑल्सो लाइंग? आप कह रहे हैं जी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, मेरा तो कोई मीडिया नहीं है। पाकिस्तान का कोई मीडिया नहीं है। हम्म। पाकिस्तान का कोई मीडिया नहीं है जो पाकिस्तान के नैरेटिव को रिप्रेज़ेंट करे, जो हम्म। पाकिस्तान को एडवोकेट करे। हमारे पास जो मीडिया चल रहा होता है, वो पाकिस्तान से चल ज़रूर लाए रहा है, लेकिन वो हमारा मीडिया नहीं है। हम्म। देखिए ना, मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ और ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केस पाकिस्तान से बना रीना और रवीना का, मतलब इतनी दफ़ा वो बार-बार सुने गए नाम कि रीना और रवीना 2 बहनें और उनको होली वाले दिन अगवा कर लिया गया और उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया। हम्म। पाकिस्तान का कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई प्रेस ऐसा नहीं है जिसने इसको कवर ना किया हो। बात इतनी इन्होंने खुद बढ़ाई कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ में गई, ठीक है ना? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने लगाई और फिर आपको पता है कि इंडिया ने तो फिर ख़ैर उठाना ही होता है। उन्होंने तो एक नहीं, उन्होंने 10,000 इसके ऊपर प्रोग्राम किए और फिर सुषमा स्वराज खुद इसमें इन्वॉल्व हो गई और उसने हमसे पूछा कि भई पाकिस्तान इस बात का जवाब दे एंड दिस एंड दैट, राइट? आपके कराची में बैठे हुए जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ से 4 घंटे के फासले पे वो रीना रवीना बैठी हुई हैं। किसी ने इतनी तकलीफ़ नहीं की कि वो जाके एक दफ़ा देखें तो सही वाक़ई ऐसा है भी कि नहीं है। हम्म। हम्म। सो दिस इज़ हाउ इट्स बीइंग रिपोर्टेड। होता क्या है, वहाँ पे कुछ एनजीओज़ बैठी हुई हैं, सिंध के अंदर, जो ये सारे इनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? और उनकी फंडिंग हो रही होती है, ज़ाहिर है कि डीप पॉकेट्स से। जो या तो लोकल डीप पॉकेट्स हैं या जिनका थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ गया हुआ है, उनको डायरेक्ट बाहर से फंडिंग हो रही होती है, एनजीओज़ के नाम के ऊपर। वो एनजीओज़ किस नाम के लिए बनाई हुई हैं, किस काम के लिए बनाई हुई हैं? कि जी जो हिंदू बच्चे या मुसलमान ज़बरदस्ती कर लेते हैं, हम उनको उनके अगवाकारों से वापस लाके उनके माँ-बाप को देते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट दैट इज़ द एजेंडा, ठीक है? बड़ा ज़बरदस्त कॉज़ लगता है कि भई ये तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम्म। होता क्या है, आप उसमें से थोड़े बहुत पैसे लोकल जर्नलिस्ट को लगाते हैं, जो आम आपका रिपोर्टर सा होता है, वो रिपोर्टर कहीं एक छोटी-सी न्यूज़ लगा देता है। ठीक है। या वो एक अपने वहाँ पे ही बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा-सा अपना वीडियो मोबाइल से वो बना के लगा देता है। सिटीजन और वो जर्नलिज्म काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो आपका सारा का सारा गार्डियन तक जो छप रहा होता है ना, उसका प्राइमरी सोर्स वो होता है। वो एक खबर होती है। सो कोई डिड यू डिग दिस आउट कि ये वाकई ऐसा हो रहा है, या इट्स योर स्पेकुलेशन और assumption? भई आई वेंट देयर, आई वेंट ऑन ग्राउंड, ओके। ठीक ओके। है ना? मैं भी यहाँ पे बैठ के एक चेयर के ऊपर एक आर्म चेयर रिसर्च कर सकती थी, ठीक है? और इसके ऊपर कौन कुछ सोर्स इदारों ने पहले वेंट इनटू द ग्राउंड? जी, बिल्कुल, मैं खुद जाके रीना रवीना से एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं खुद जाके रीना रवीना से मिल के आई हूँ। हम्म। अब उनकी खबर को बने हुए 2017-18 की बात है, जब की बात है, 5 साल से ज़्यादा ऊपर का टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए, ठीक है ना? उनमें से एक के 2 छोटे बच्चे हैं, एक के 3 छोटे बच्चे हैं और आप डॉक्यूमेंट्री को देख के देखें वो अपने मुँह से क्या बात कह रही हैं। वो अपने मुँह से कह रही हैं, भई हम तो अपनी मर्ज़ी से आए थे। हम्म। अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज किया भई हमने, हम मुसलमान अपनी मर्ज़ी से हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं। सो वेयर इज़ द फोर्स? अब ये कहते हैं अच्छा नई बात इन्होंने शुरू कर दी है जी, ठीक है जी, फोर्स नहीं है, ये कोर्स्ड है। जी, इनको साइकोलॉजिकली जो है वो किया गया है, जो इनको ट्रैप किया गया है। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट बीजेपी उधर कहती है मतलब वो। एग्ज़ैक्टली वहाँ पे लव जिहाद है, यहाँ पे फोर्स कन्वर्शन है। हम्म। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल वही है कि ये ट्रैप कर लेते हैं और ये तो ये अगर वो लड़कियाँ खुश हैं, आप उनको खुद आपने किस तरह के सिस्टम में रखा हुआ है उनको, हम्म। किस तरह के ऑपरेशन में रखा हुआ है। एक लड़की अगर वहाँ से निकल के भाग जाती है या उसको अपना मज़हब तब्दील करना है, उसको नहीं रहना भई। हम्म। हिंदुइज़्म में नहीं रहना, देयर आर सो मेनी रीज़न्स लोग हिंदुइज़्म में नहीं रहना चाहती, लड़कियाँ नहीं रहना चाहती। कई हम्म। लोग उसके बेसिक आइडिया से एग्री नहीं करते, हम्म। ठीक है? उनको एक खुदा का कॉन्सेप्ट पसंद आता है, वो उधर चले जाते हैं। तो इसमें इतना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की, लोगों के ऊपर ब्लेम करने की मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है और इंटरेस्टिंग बात सबसे ये है कि ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन का इतना बड़ा इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है और ज़्यादातर इसका प्रोपेगेंडा ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि हमारे नेबर से, इंडिया से बाकायदा आरएसएस के जो इनके मीडिया सेल्स हैं वो कर रहे होते हैं। एवरीडे वो एक वहाँ से न्यू न्यूज़ लगा रहे होते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि भई मर्द कितने मुसलमान हो रहे हैं।
आपको पता है कि लड़कियां जो अकेली लड़कियां मुसलमान हो रही हैं उनकी तादाद तो बहुत थोड़ी है, और इतनी बड़ी तादाद में मर्द हैं जो हिंदू मर्द हैं जो खुद अपनी मर्जी से, बल्कि फैमिलीज हैं जो कन्वर्ट हो रही, तो हम्म। उनको कौन कर रहा है जबरदस्ती? और उनको अगर हिस्टोरिकल डाटा आपके पास मौजूद है जब आप रिसर्च कर रही थी? यू पुट इट इन द जी डॉक्यूमेंट? हमारे पास भी मौजूद है, जो इनके हमारे साथ रिसर्चर हमारे साथ जो कर रहे थे, जो इसमें सारे में इन्वॉल्व है, उनका तो 10 साल का काम है उनका सारा इसके ऊपर। और लेकिन देखिए, मोर देन, इट्स नॉट जस्ट वन सोर्स जिससे ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। देयर आर मोर देन वन सोर्सेज। आप कोई भी एक केस सिंपल उठा लें, आप जाके देखें, और आप जिस तरह अभी डॉक्यूमेंट्री में आप देखें हमदान शेख का केस है, हम्म। बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया कि जी 16 साल के बच्चे को पीर अयूब जान ने जबरदस्ती अगवा कर लिया, हम्म। और वो बच्चा खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा मियां है, वो इतनी मिट्ठू जिसको इन्फ्लुएंशियल कहते हैं, फैमिली से आया है। ही वाज फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल हिंदू फैमिली, वो उसने अपनी मर्जी से खत लिख के घर गया है। वो जो पीर साहब है, वो जो मियां मिट्ठू जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है मिट्ठू है ये समथिंग। मियाँ मिट्ठू नहीं है, ये मियाँ मिट्ठू तो खैर खैर इस बारे में बहुत ही नोटोरियस है। ये मैं रीना रवीना का जो केस है, वो उन्हीं के पास वो मुसलमान हुई थी, और उन्होंने ही उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है। तो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुसलमान किया, वो बाकायदा उन्होंने बाद में उनको प्रोटेक्शन दी है। ये ओके। कोई नहीं देखता है कि इस तरह के कितने केसेस हैं जहाँ पे फिर हिंदू पेरेंट्स बाद में अगर लड़कियां वापस आ जाती हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है, तो वो प्रोटेक्शन भी देते हैं उनको। ये है पीर अयूब जान सरहंदी, ये हमारे मातली वाली साइड पे है, ठीक है। ठीक आई है। गेस समारोह में। I'll play the devil's advocate over here and I'll ask a kind of a critical question to you. सिंध, हम्म, इंटीरियर सिंध का हमें पता है कि उधर के क्या हालात हैं, और वहाँ पे तो पीने को पानी नहीं होता। आई रिमेम्बर बैक इन 2010 व्हेन आई वेंट देयर, जब फ्लड्स आए थे 2010-11 के अंदर। तो उमरकोट हम लोग गए, तो वहाँ पे तो लोगों को ये नहीं पता था कि उमरकोट से बाहर की भी कोई दुनिया, वो समझते थे बस यही उमरकोट ही है। उमरकोट के आगे कोट था, उधर उन्होंने कहा उमरकोट तक हमें पता है कि क्या है, बाकी हम पाकिस्तान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हमें नहीं पता। जहाँ हम्म। लोगों को ये बात बेसिक चीज इसका ना पता हो, हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड विद द मैसेज ऑफ इस्लाम? मतलब इस्लाम, और मैंने नहीं उधर के मौलवी या कोई मस्जिद या कोई इस तरह की चीज देखी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सो समवन कैन आस्क कि यार अगर ये बेसिक नेसेसिटीज और नीड और बेसिक यानी टेरिटरी के बारे में उनको नहीं पता, तो हाउ कैन दे गेट एन एक्सेस टू द डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम? सो इट मीन्स देयर इज समवन हु इज एक्सेसिंग टू देम और coercing them और forcefully converting them या रिवर्टिंग them। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मोर देन वन कैटेगरीज हैं जो लोग कन्वर्ट होते हैं उनकी। एक तो वो कैटेगरी है जो पढ़ी लिखी है, हम्म। उनकी एक्सेस है स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटीज तक, वो डायरेक्टली पढ़ते हैं, वो खुद इंस्पायर होते हैं, वो होते हैं, उनमें बहुत सारे मर्द हैं, उसमें बहुत सारी औरतें हैं, ठीक है। लड़कियां शामिल हैं, यंग लड़कियां। वो यंग लड़कियां वो हैं जो बाद में अपने लिए, जाहिर है कि लव मैरिज करती हैं, वो अपने लिए पार्टनर ढूंढती हैं बिकॉज दे नीड सिक्योरिटी आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि सिंध में आपको ये सब कुछ तो नहीं मिलेगा, आपको स्कूल कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, आपको मस्जिद का इन्फ्लुएंस बहुत कम मिलेगा, लेकिन अंग्रेज़ों की मेहरबानी है कि उन्होंने वहाँ पे पीर सिस्टम जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है। ओके, फ्यूडल सिस्टम भी के साथ फ्रॉम ही। कॉलोनियल टाइम, जी, फ्रॉम कॉलोनियल टाइम जो वहाँ पे पीर का और मुरीद का सिस्टम है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तकी का एक और मकाम। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैं इसको किसी भी तरह ना एंडोर्स करती हूँ और ना मैं इसको इसके अगेंस्ट बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि कॉलोनियल टाइम्स में उन्होंने यहाँ पे ये सारा पीर-फ़कीरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया था। पावर डायनामिक्स है वहाँ की भी। For their own, whatever their reason was, we can talk about it in some other session maybe. तो लोगों तक मैसेज जो है वो एटलीस्ट ये ज़रूर पहुँच रहा है कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनका अनटचेबल का स्टेटस खत्म हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना? उनको दिस इज ये पता इम्पोर्टेंट। है कि हमने दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि वो एक पीर साहब के पास जाते हैं, ठीक है? अपने वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, अपने वो ब्राह्मण के साथ बैठ नहीं सकते हैं उसके बराबर, अपने ब्राह्मण के साथ वो उसका खाने को टच नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं मिला सकते। वो एक इतने बड़े पीर साहब के पास जाते हैं जो मुसलमानों का इतना बड़ा पीर साहब है। पीर साहब उनसे हाथ भी मिलाते हैं, उनके साथ उनको पास भी बिठाते हैं, उनके साथ खाने का उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो अनटचेबिलिटी। सो टू रन अवे, टू एस्केप फ्रॉम दैट दैट टैग ऑफ अनटचेबिलिटी, देयर आर सो मेनी पीपल हू आर इंस्पायर्ड, विद दिस मैसेज ऑफ इस्लाम कि भई इसमें तो सब बराबर है, और एक नहीं तो अगली जनरेशन में तो सब कोई पता ही नहीं चलेगा कि कौन दलित था और कौन शूद्र था। एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी ऑफर्ड, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट इन फैक्ट। एज़ अ सोसाइटी वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि जो लोग इतने सदियों से एक बिल्कुल एक जाल में जकड़े हुए थे कि आप अनटचेबल्स हैं, हमने उनको उन शैकल्स को तोड़ने का एक चांस दिया है। एंड विदिन, अगर किसी को पता भी होता है ना कि भई ये तो दलित से मुसलमान हुआ था,
क्योंकि वहाँ पे आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जो ब्राह्मण से मुसलमान हुए हैं, उनकी भी बड़ी तादाद है, लेकिन वो एक अपना एक अलग थोड़ा-सा एक स्टेटस वो रखते हैं। बट द पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम दलित्स, फ्रॉम शूद्रास, फ्रॉम जो लोअर कास्ट में से आ रहे हैं, नहीं है चलें वे एक जनरेशन तक को याद रखिएगा, अगली जनरेशन में दे आर ऑल द सेम, दे आर मुस्लिम्स, दैट्स इट। So this is something which inspires them. चलें आई आई होप कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको हम बल्कि आई ट्राई कि मैं ये जो हमारा पॉडकास्ट जब एडिट होगा और उसको हम डालेंगे तो आई लास्ट माई एडिटर टू पुट द लिंक इन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली अगर आप मुझे वो लिंक भेज सकें जो ऑनलाइन जहाँ पे ये पढ़ी हो डॉक्यूमेंट्री तो लोग जो है उसको जाके ज़रूर देखें। कमिंग टू योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री, 1947 के कुछ वाक़यात को आपने डॉक्यूमेंट किया और वो पहली डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने आपकी देखी थी, इनफैक्ट आपने मुझे भेजी थी और उसमें आपने कोशिश की थी कि आप जाके लोगों से और वो इट वाज़ वेरी हार्ट टचिंग और उसके अंदर वो जो सरहद के ऊपर आपने सारा एक पूरा मामला के जो खूनी लकीर जो हम अक्सर सुनते होते हैं, पढ़ते होते हैं बचपन से, उसके ऊपर आपने वो सारी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो इनटू दैट डिटेल? आई आई रिमेंबर कि मुझे ये होता था इधर बड़े लोग उसको टाबू और बड़ा उसका वो कर देंगे। बट आई रेड अ नॉवल खाको खून नसीम आज़ादी का और उसका एक डायलॉग था जिसके अंदर वो जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो एक मिट्टी को उठाता है और मिट्टी को उठा के अपने उसमें पोटली में रखता है और कहता है कि आई विल कम बैक समडे ओवर हियर। तो ये जो चीज़ है, ये रेज़ोनेट करती है। ज़ाहिर है यू आर फ्रॉम अमृतसर, मेरी नानी दादी जो हैं वो दिल्ली से आई थीं। सो ये चीज़ तो ज़ाहिर है हमें रेज़ोनेट करती है। So do you think that inspired you or something else inspired you? कि यार I have to put some facts in place. देखिए, देयर आर मोर देन वन फैक्टर्स। पहली बात तो ये जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे इसको मोटिवेट किया बनाने के लिए, वो देखिए 50 साल से ज़्यादा ऊपर 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। एकदम से एक नई तहरीक शुरू हुई पाकिस्तान में। हुँ, आपको लगता है कि ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस होगा या सब कुछ, लेकिन मुझे ये बात साफ नज़र आती है कि ये एक बिल्कुल एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान के नज़रियाती असास के ऊपर क्वेश्चन उठाने की। आप हुँ, देखें ये कुछ साल में पीछे ये बार-बार 14 अगस्त को भी बैठ के यही बात दोहराई जाती थी। कोई ना कोई टीवी चैनल लेके बैठा होता था कि पाकिस्तान को इस्लामी होना था या सेक्युलर होना था। हुँ, भई जो चीज़ हम 70 साल पहले डिसाइड कर चुके हैं, एक केस क्लोज़ कर चुके हैं, हुँ, उसके ऊपर वोटिंग करके हम अपना अलग मुल्क बना चुके हैं। हुँ, 70 साल के बाद आपको क्या मुसीबत आई है कि आप वही दोबारा केस खोल रहे हैं, हुँ। ठीक है? सो तो अगर आप खोल ही रहे हैं वो केस, पैदा होना था या हिंदू पैदा होना था? तो एग्ज़ैक्टली तो अगर आप वो केस खोल ही रहे हैं, तो फिर एक मेरे जैसा कोई हो भी सकता है जिसको अल्लाह ये तौफ़ीक दे के फिर वो जाके फिर आई विटनेसेस ढूँढ के दोबारा ले आए केसेस में, हुँ, ठीक है ना? इफ यू आर ओपनिंग अप द केस, आई विल गो बैक टू द आई विटनेसेस देन, बिकॉज़ आई विटनेसेस आर द पीपल जो इसका सबसे बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क होना था या सेक्युलर मुल्क होना था। सो दैट इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी बेसिकली। इट टूक मी अराउंड 4 इयर्स इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव मैंने काम किया, 4 साल लग गए मुझे इस पे काम करते हुए। लेकिन जितने विटनेसेस पॉसिबल थे, जिन्होंने उसमें तहरीक देखी थी और जिन्होंने फिर पार्टीशन देखी, उससे हुँ, पहले के हालात देखे, और सबसे मुश्किल बात ये थी कि वो जनरेशन जा रही थी, हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता। बाय द टाइम अगर मैं किसी से मिली हूँ, पाकिस्तान बने 70 साल हो गए हैं। अगर हुँ, किसी की याददाश्त में कुछ होगा, तो उस वक़्त 80-82 साल का तो होगा ना, उससे कम उम्र के विटनेसेस का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू कि इसको सेटल किया जाए, एक हुँ। दफ़ा। दिस वाज़ अ पर्सनल अटेम्प्ट कि हम इस केस को इस यहीं पे लाके सेटल कर दें, बिकॉज़ अभी वो जनरेशन ज़िंदा है। You actually try to और set the सेकंडली record straight. एग्ज़ैक्टली एंड सेकंडली ऑब्वियसली आपने कहा कि एक इमोशनल साइड तो है, बिकॉज़ देखिए अभी तो साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो गई है कि अगर कोई भी जनरेशन एक ट्रॉमा से गुज़रती है, तो उसका इम्पैक्ट रहता है एक उसका एक पूरी एक जो आपका एक पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर उसका एक जेनेटिक इम्पैक्ट होता है, जो कैरी ऑन होता है। बिकॉज़ मैं अपने आप में हमेशा ये समझती रही, आई यूज्ड टू फील दैट एंड आई यूज्ड टू से टू माय फैमिली कि मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह पार्टीशन मैंने खुद देखी है। आई हुँ, ऑलवेज़ यूज्ड टू फील दैट। मैंने बिल्कुल। कहा मुझे हमेशा ऐसे फील होता है कि वहाँ से जो हिजरत करके आने वाले लोग थे ना, मैं उनके साथ आई हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एक मतलब एक इमोशनल कनेक्शन है उस सारे इवेंट ऑफ द हिस्ट्री के साथ कि मुझे लगता है कि मैंने खुद देखा है। व्हाई डू आई फील दैट? बिकॉज़ हुँ। मैं खुद इतनी इमोशनली एंगेज हो जाती हूँ अभी ये तक। हमारे इसीलिए डीएनए आप में देखिए, इतनी मौजूद होती है तो साइंटिफिकली बिकॉज़ प्रूव हो गया कि यू एग्ज़ैक्टली कैरी स्टोरीज इन योर डीएनए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाई आई कनेक्ट विद जहाँ पे भी जो भी मुहाजिरीन हैं हुँ, ग्लोबली, हमारे फ़लस्तीनी हों या हमारे अफ़गानी हों या बिल्कुल। हमारे सीरियन हों, तो मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। मैंने उनके साथ पास जाके काम किया है बिकॉज़ आई कैन रिलेट टू देयर स्टोरीज़।
सो दैट वाज़ वन ऑफ द थिंग। और देखिए पिछले कुछ दौर में ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट हुई कि हमने एक बहुत ही ऑप्रेसिव अटेम्प्ट थी हुँ, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में जो पार्टीशन हुई उसको अनडू करने की, हुँ, इमोशनली अनडू करने की। जिस तरह आप देखेंगे रणजीत सिंह का मुजस्मा आप लगा देते हैं वहाँ पे, हुँ। हमारे म्यूज़ियम के आगे या जो कुछ भी हुआ रीराइटिंग था। ऑफ और हिस्ट्री जो है उसको बेसिकली वो देयर वाज़ अ डिलिबरेट अटेम्प्ट कि इन सारे को हिस्टोरी मेमोरी से मिटा दिया जाए। सो दिस वाज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा इस पे वो थे फवाद चौधरी साहब। यस, अदरवाइज़ यस, वेरी यस। गुड गाय लाइक मैं उनको पर्सनली इतना बुरा नहीं समझता लेकिन इस मामले में ही इज़ आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड हिज़ विज़न अबाउट दिस कि वो क्या चाहते हैं कि रणजीत सिंह को हम क्यों अगर आप इसके बाद भी बुरा नहीं समझते तो ये तो बड़ी एक क्वेश्चनेबल बात है। मैं ज़रा उनको जजमेंट के ज़रा थोड़े नीचे वाले लेवल पे ले आता हूँ ना बिकॉज़ ऑफ सम अदर फैक्टर्स बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट अंडरस्टैंड हिज विजन कि वो रंजीत सिंह को क्यों हीरो बनाना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि हम एक ऐसे शख्स को आई कैन अंडरस्टैंड ही कुड बी बादशाह ज़ालिम भी होता है और बुरा भी होता है और आदिल भी होता है और ज़ालिम भी होता है। वो बादशाह था एक। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों एक ऐसे शख्स को जो कि अपने अंदाज में एक ऐसा ज़ालिम शख्स था जिसने इस्लाम को एटलीस्ट यहाँ पे बिल्कुल पुश बैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो उसको क्यों इतना वो करते हैं? बट इसका जवाब तो ख़ैर वो फवाद चौधरी साहब ही दे सकते हैं। वो लेकिन आप मुझे उनसे ये जवाब लें ज़रूर। और देखें पाकिस्तान में जो भी फँसाते हैं तो सूबाई ताज्जुब की बात करे, हाँ, पाकिस्तान में जो भी लिसानी ताज्जुब की बात करे, वो दो कौमी नज़रिए का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट दो कौमी नज़रिया। एग्ज़ैक्टली, अगर पाकिस्तान में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली। वो तो फिर एक इट्स वन ऑफ द कंट्रीज़, इट्स वन ऑफ द रीजन्स जो पूरी दुनिया It में is not going to be one of the countries, I'm telling you. It is not going to be one of the countries because we don't have any other reason to live together. live together. Yes, 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 yes. It will dismantle. अच्छा, now coming to your very special visit lately, आपने बिल्कुल एक लेटेस्ट एक विजिट किया है बांग्लादेश का, पोस्ट हसीना बांग्लादेश में। और हसीना ने कल बल्कि लेटर लिखा है ट्रम्प को और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही गर्दाना है उसके अंदर अभी तक। उस पर तो खैर हम बात करेंगे आगे जाके। ऑफलाइन हमारी बड़ी इस पे बात हुई, ट्विटर पे भी, एक्स पे भी और वैसे भी जनरली भी जब पाकिस्तानी तो वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड। इट वाज अ गॉड सेंट काइंड ऑफ थिंग। वी नेवर डिड एनीथिंग। मतलब हमें नहीं मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ गई है कि वो जो एक नैरेटिव यहाँ पे चल रहा था शेख मुजीब के हवाले से, उसको अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा यार तुम लोगों से तो कुछ होना नहीं है तो मैं डिवाइन इंटरवेंशन। That's so true. That's so true. हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कैसे देखती हैं इसको? यू बीन ये देयर। बिल्कुल जैसे आपने कहा है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। अल्लाह मियाँ हमारे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जब भी हम पे बिल्कुल डिप आती है ना, जब लगता है कि बस अब डिवाइन हम बहुत इंटरवेंशन। ज़्यादा मुसीबत में आ गए, तो डिवाइन हैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है इसमें हमें वही ना बचाने वो के लिए। दैट इज़ वेरी कैसेट की जंग के वो जो मिथ्स है ना, ग्रीन चोले वाले जो बम बम वो वो सच्ची लगना शुरू हो जाती हैं कि वाकई देखिए, कुछ ऐसा हुआ होगा। हर इंसान देखिए जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो कहते हैं कि हम हर उस चीज़ को डिनाई करते हैं जिसको हमने खुद देखा ना हो, हाँ, 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 जिसको हमने खुद महसूस ना किया हो, मतलब हमें नहीं पता। हाँ, आई डोंट नो, बिल्कुल। आई कांट डिनाई, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। हाँ, सो तो coming to बांग्लादेश। बांग्लादेश आप सो गई क थी और बांग्लादेश जी, में आपने क्या क्या देखा? मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट, इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस या आप पहली दफा गई थी? पहले भी मैं गई हूँ, 2018 में मैं गई थी। जी, मैं 2018 में गई थी। लेकिन मुझे इससे पहले आप इजाज़त दें कि मैं आपके कमेंट के ऊपर थोड़ा-सा और मिर्च मसाला ऐड कर दूँ। हाँ, शेख मुजीब बनना चाह रहे थे यहाँ पे कुछ लोग, और अल्लाह मियाँ ने वहाँ पे शेख एक मुजीब के सर पे उन्हीं लोगों से हथौड़े जो है वो लगवाए हैं और शेख मुजीब को डिसमेंटल किया है वहाँ पे। और वेरी इंटरेस्टिंगली जो लोग यहाँ पे शेख मुजीब बनना चाहते थे, अब वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर बनना चाहते हैं। अब वो हम्म, शेख मुजीब को हथौड़े मारने वाला बनना चाहते हैं। मतलब कोई एक साइड तो रखें ना भई, आप चूज़ कर लें। बिल्कुल। आई डोंट माइंड व्हाट यू वांट टू आजकल डू। आजकल वो ट्रम्प की तस्वीर के पीछे पड़े हुए हैं तो विल नो नॉट गो इनटू दैट डिटेल। मैं तो हैरान हूँ कि हसीना ने लेटर लिख दिया वज़ीर-ए-आज़म बन के, तो हाँ, हमारे पास से कोई लेटर नहीं गया अभी तक। अभी तक तो वो शायद जाना चाहिए था जी। ये आपके पोस्टल डिलेज़ हैं, आपको अपना पोस्टल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा they have a इंडिया में। system over there in यूएस। उनकी तो बड़ी पहुंच है उधर, लॉबिंग शॉपिंग उन्होंने फर्म्स हायर की हैं, they could do that। जी, वहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी और भी लॉबीज़ हैं, वहाँ पे पीटीआई की लॉबी है, वहाँ पे कादियानियों की लॉबी बड़ी एक्टिव है, वहाँ पे हिंदुत्व की लॉबी बड़ी एक्टिव है, जो ट्रम्प के साथ वेरी क्लोज़ली वर्क करती है, जो राइट विंग के सारे लोग हैं। हम्म।
So this is something alarming for us in so many ways. Going into मैं कल बैठा और बल्कि मैं अभी बैठा लिख रहा था इससे थोड़ी देर पहले, तो आपका मुझे मैसेज आ गया, तो आई स्टॉप दैट राइटिंग। प्रोपेगेंडा के ऊपर, पोस्ट ट्रूथ एरा के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। सो आई वाज गोइंग थ्रू कुरान एंड वो वाक़या इफ़िक जो है वो आया सामने, जिसमें हज़रत आयशा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मुनाफिकीन ने। सो एकदम मैंने कहा जैसे कुरान मुझे बता रहा है कि ये पोस्ट ट्रूथ एरा की जो तुम लोग बात करते हो, थ्योरीज लेकर आते हो, ये तो एंशियंट टाइम्स में प्रोपेगेंडा और ब्लैक प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, दिस वाज ऑलवेज द केस ऑफ मुनाफिकीन। और ये That's हमेशा so true. माशरों के अंदर दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाना, उनके करेक्टर असैसिनेशन करना, उनको डाउनग्रेड करना, ताकि उनको पावर फैक्टर और पावर डिस्प्ले के अंदर आगे ऑप्टिमम पोजीशंस के ऊपर लाया जा सके, मजबूर होके। और मैंने देखा, That's so true. मतलब वो जब मैं पढ़ रहा था, तो आई वाज सो शॉक्ड कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट इफेक्टेड बाय दैट प्रोपेगेंडा, और बहुत सारे सहाबा भी, कुबार सहाबा भी। और इतना हो गया था कि प्रॉफिट इवन स्टॉप टॉकिंग विद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, एंड देन अल्लाह ताला हैड टू इंटरवीन बाय हिमसेल्फ, डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन की जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। That's so true. इतना प्रोपेगेंडा हो गया था, नोबडी कुड स्टॉप इट। एंड एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने फिर गवाही दी कि नहीं भाई, ये सच क्या और झूठ क्या है। तो उस उनको तो फिर दुर्रे पड़े थे जो जो जिन्होंने झूठ बोला था, लेकिन यहाँ पे Hmm. अनफॉर्चुनेटली जो सारे वो निकल जाते हैं। सो वो आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को हम किस तरीके से जो है आगे जाके मैनेज करेंगे या इनको बताएंगे। अरे आपको इस मैसेज में ये भी तो मैसेज बता दिया गया ना कि इसको कैसे डील करना है। आपने खुद ही तो कहा है कि उनको दुर्रे पड़े थे। बुरे पड़े थे। हुँ? मतलब ये कोई छोटा जुर्म नहीं है किसी के ऊपर बहतान लगाना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाना, ये बहतान के ज़ुमरे में आता है। लेकिन और ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली जब आप फ़साद फ़िलर्ड के ज़िम्मे में कर रहे हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ैक्टली, अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, मतलब यानी जो फितना है वो कत्ल से ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। अच्छा, बांग्लादेश कैसा रहा अभी का एक्सपीरियंस आपका इमीडिएटली? अभी मैं आपकी पोस्ट भी देख रहा था, आप प्रोफ़ेसर साहब से भी मिली हैं, मुझे तो शदीद कर यकीन करें वो सब, मैंने कहा यार मुझे मुझे साथ होना चाहिए था इधर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स ट्रू। देखिए, मैं उनसे मिली हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, तो बात तो मिल रही है। मार्फत की यू आर मंजिल। यस एग्ज़ैक्टली मार्फ़त इसी तरह पहुँचती है आगे। आई थिंक कि बांग्लादेश का ट्रिप वाज़ अमेज़िंग बिकॉज़ हमारे लिए वो भी तक एक बिल्कुल क्लोज़ टेरिटरी थी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैंने अभी जाने का इरादा इसलिए किया ऑल्दो मुझे इतना ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं मिला था रिस्पॉन्स, हुँ, हुँ, क्योंकि आपको पता है वीज़ा इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। इंटरेस्टिंगली आई वेंट देयर इन 2018, तो हुँ, तब मैं कहीं किसी और उसके साथ गई हुई थी, एनजीओ के साथ। हुँ, इट वाज़ अ वेरी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। हुँ, तब भी मैं जहाँ पे भी होती हूँ, मैं अपने आप को पाकिस्तानी ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और जब मैं तब गई थी तो मैंने सबको लोगों को यही बताती थी कि जी मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो बड़ा एक डिफरेंट रिस्पॉन्स था एंड आई कुड फ़ील कि पाकिस्तानी सुन के ही लोगों के एक्सप्रेशन जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं एंड इट्स अ वेरी, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट फॉर मी इट वाज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट, सो आई जस्ट कैरिड इट ऑन कि नहीं ऐसा ही है। हुँ, बट दिस टाइम इट वाज़ वेरी डिफरेंट। इंटरेस्टिंगली मैंने 2021 में भी बांग्लादेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया। उस वक़्त इन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा बंद किया हुआ था। हुँ, सो आई हैड टू गो टू द एम्बेसी एंड आई हैड टू गिव माय डॉक्यूमेंट्स देयर। तो इंटरेस्टिंग वहाँ पे जो आगे वीज़ा ऑफिसर खड़ा हुआ था, उसने डॉक्यूमेंट्स लिए और उसने उनको खोला और उसने कहा, "ओह! यू आर बोर्न इन पाकिस्तान?" आई सेड, "येस, आई वाज़ बोर्न इन पाकिस्तान, व्हाट्स रॉन्ग इन इट?" हुँ, बिकॉज़ मैं पहले भी 2018 में भी मैं जा चुकी हूँ हुँ, और हुँ, मैं इसी पासपोर्ट पे जा रही हूँ एंड आई वाज़ गोइंग ऑन अ ब्रिटिश पासपोर्ट। सो आई हुँ, एम गोइंग एज़ अ ब्रिटिश सिटिज़न, सो आप मुझसे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते इस बेस के ऊपर कि मैं मेरी बर्थ हुँ, कहाँ कहाँ की है। हुँ, कौन से उसकी है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा बांग्लादेश से। ये हुँ, 2021 की बात है, अभी 2-3 साल पहले की। हुँ, एंड आई वाज़ आई वेंट इनटू एन आर्गुमेंट विद देम। मैंने कहा जी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट कर रही थी वहाँ पे एक सेमिनार में टॉक देने के लिए ठीक है। ऑन रोहिंग्या इश्यूज़। तो मैंने कहा जी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है। हुँ, तो स्टिल दे वर एडamant कि नहीं जी हमें तो ये वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एनीवे उन्होंने मेरे फॉर्म रख लिया और मुझे वापस भेज दिया। और उसके बाद मेरी 2 दफ़ा उनके साथ बहस होती रही, उनकी हाई कमीशन के साथ। हुँ, लेकिन इट वाज़ नेवर उसके ऊपर कोई भी प्रोसीड नहीं हुआ, वीज़ा नहीं प्रोसीड हुआ। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया कि भई नहीं हो सकता। और अभी व्हेन आई वाज़ थिंकिंग टू गो बिकॉज़ आई वाज़ आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट 71 एट द मोमेंट
एंड आई हैड टू गो फॉर दैट पर्पस। तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व था क्योंकि अभी चीज़ें वहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हैं, एंड द पीपल हु वर अबाउट टू होस्ट मी दे वर नॉट वेरी श्योर कि अभी कहाँ? सेफ टाइम है या नहीं आने के लिए। बट देन आई थॉट के आई शुड गो एंड लेट्स सी। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल एनीबॉडी बिफोर गोइंग, बिकॉज़ मुझे ये पता नहीं था कि मैं ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जा रही हूँ और मुझे वहाँ पे वीज़ा मिलेगा या मुझे वहाँ से वैसे ही वापस भेज दिया जाएगा एयरपोर्ट से। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी अच्छी सेटिंग की मुझे कि बस अल्लाह का ख़ास करम है कि मुझे एंट्री मिल गई, जबरदस्त। एंड इट वेंट रियली रियली वेल। और हम्म, दिस टाइम व्हाट आई saw something very very different from my past experience when I went in अच्छा। 2018। इस दफ़ा भी मैंने सबको यही बताया कि जी मैं पाकिस्तान से आई हूँ, और हम्म, इस दफ़ा द रिस्पॉन्स वाज़ ओवरवेलमिंग। आई वोंट से इट वाज़ प्लेजेंट, हम्म, आई वुड से इट वाज़ ओवरवेलमिंग। इवन ढाका यूनिवर्सिटी में 2 टाइम्स आई वेंट देयर इन ढाका यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे ये सारे प्रोटेस्ट के और ये और वो, उन सब के साथ मेरी काफ़ी मतलब डिटेल्ड इंटरेक्शन रहा। तो जब स्टूडेंट सुनते थे अच्छा शी इज़ कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो वापस पलट के आते थे दोबारा मिलने के लिए। सो हम्म, दिस वाज़ द काइंड ऑफ मतलब एक इतना बड़ा चेंज, मैं कहती हूँ कि सिर्फ़ अल्लाह ही दिलों को मोड़ सकता है ना, कि वो अल्लाह ने कहा है कि इंसानों का दिल हम्म, अल्लाह की उन 2 उँगलियों के दरमियान में, और वो उनको फ्लिप कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। इतना पॉज़िटिव पाकिस्तान के लिए वहाँ पे, ओवरवेलमिंगली पॉज़िटिव वहाँ पे एक एक सारा माहौल बना हुआ है कि हम्म। हम तो नहीं ये कर सकते थे। लेकिन देयर मस्ट बी अ रीजन ऑन द ग्राउंड। एक तो हसीना का, चलें वी कैन अंडरस्टैंड, डिक्टोरियल उसका जो सारा था, एक लीगेसी थी, बट डू यू थिंक दैट वाज द ओनली रीजन कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ या एटलीस्ट उस आइडियोलॉजी की तरफ वापस पलटे हैं जिसको हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं, या देयर वर सम अदर रीजंस एज वेल, कोई और रैशनल भी था इसके पीछे? देखिए, मुझे ऑन द फेस ऑफ इट 2 चीज़ें नज़र आती हैं इम्पोर्टेंट। हम्म, एक तो ये कि आपने जो एक प्रो पाकिस्तान साइड थी, जब बांग्लादेश बना भी है, उस हम्म, वक़्त एक बहुत बड़ी, आई वुड से कि 50% लोग उस वक़्त भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे। हम्म, आप उठा के देखते हैं कि आपको ये तो नज़र आता है कि अवामी लीग ने सारी की सारी सीटें जीत ली, लेकिन उस वक़्त टर्नओवर कितना था और उसमें से कितने परसेंट वोट इन्होंने लिए, ठीक है? और उसमें से तो भी मुस्लिम वोट 50% कितना था? 50% लोगों ने वोट नहीं दिए थे तब भी, हालाँकि इतना ज़्यादा पॉपुलर था शेख मुजीब। जो वोट इनको नहीं गए थे, वो प्रो पाकिस्तान वोट था सारे का सारा। हम्म, तो इतने अरसे उस सारे आपने एक सेंटिमेंट को जो स्नब करके रखा है ना, ओप्रेसिवली स्नब, पाकिस्तान की बात नहीं होगी, पाकिस्तान इज़ द ओनली दुश्मन, पाकिस्तान एक हव्वा है, ठीक हम्म, है ना? तो इतने अरसे जिस एक सेंटिमेंट को आपने ज़बरदस्ती दबा के रखा है, अब हम्म, उसको एकदम से मौका मिला ओपनली बाहर आने का। दूसरा, इसमें सबसे जो एडेड हमें इस बात का इसके अंदर एंडोर्समेंट हुई सारी बात की, वो ये कि हसीना वाज़ ऑब्वियसली नोन एज़ इंडियाज़ एजेंट। वो वहाँ पे जितना भी प्रो हसीना जो कुछ भी आया, दैट इज़ नोन टू बी इंडियन। सो वहाँ पे जो एंटी इंडिया जो सारा एकदम सेंटिमेंट सामने आया है, वो एंटी हसीना तो है ही है, वो तो एंटी शेख मुजीब तो है ही, लेकिन वो बेसिकली दैट इज़ एंटी इंडिया। सो बिकॉज़ पीपल विद द passage ऑफ टाइम। this जी। is your assumption or your observation while नो, नो, दिस इज़ व्हाट दे से, दिस इज़ व्हाट दे टॉक अबाउट। ठीक है। देखिए, मेरी वहाँ पे मुलाकातें रहीं स्टूडेंट से लेके, हम्म, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के लोगों के साथ लेके, इनके जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इनके जर्नलिस्ट जो हैं, हम्म, इनके न्यूज़ एडिटर्स जो हैं, जो ढाका यूनिवर्सिटी के अपने शहीदुज़्ज़मान साहब जो वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़ा नाम है। तो हम्म, हर तबके के लोगों के साथ मेरी मुलाकात रही, एंड एवरीबॉडी इज़ सेइंग द सेम थिंग। एंड व्हाट आई रियलाइज़्ड कि इतना ज़बरदस्त रियलाइज़ेशन है, एक हम्म, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन है कि इट्स इनफ 50 इयर्स हम बेसिकली इंडिया के स्टूज बन के रहे हैं, हम्म, नॉट एनीमोर। हम्म, तो वो एक उसका नेचुरल जो है रिएक्शन ये है कि इंडिया आउट, नो इंडिया, तो हम्म, हू इज़ द एलाइ? उसको इंडिया के ऑपोज़िशन में जाने के लिए भी एक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिला कि वो लोग जो वो सारे नैरेटिव को जो इंडिया का बनाया हुआ नैरेटिव था 71 के बारे में, जो उसपे बिलीव करते भी हैं, हम्म, उनके अंदर भी पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हम्म, व्हिच इज़ अमेज़िंग। मतलब वो लोग तो हैं ही जो पाकिस्तान से नाराज़ नहीं थे या जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे। वो हम्म, लोग भी जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, वो भी अब पाकिस्तान के लिए एक सॉर्ट ऑफ एक एज रखते हैं, एक पॉज़िटिव एज। अब बीच में जो रह जाते हैं, वो सिर्फ़ वो लोग हैं, जो बाकायदा अवामी लीगी और जो सेक्युलर तबका है, जो हिंदू तबका है और हम्म। जो इंडियन बाकायदा पेरोल पे हैं। अच्छा, हिंदू मार्च एक हुआ है कोई 2-3 दिन पहले, और बहुत ज़्यादा खबर उस वक्त भी आना शुरू हुई जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, और
इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जी कि हिंदू कम्युनिटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरे में है और बड़े मसाइल हैं। ऑल्सो वी न्यू कि ये कहाँ से चल रहा है सारा प्रोपेगेंडा। यू बीइंग ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव सीन थिंग्स नाउ फर्स्ट हैंड, कितने खतरे में है वो वहाँ पे? देखिए वहाँ पे एक इतनी थोड़ी परसेंटेज है हिंदूज़ की, हम्म। इतनी थोड़ी परसेंटेज होते हुए भी 50 साल में कंट्री उनके नैरेटिव के ऊपर चल रहा है। तो दे आप आर इसी से सोच लें, बिल्कुल हिंदू नैरेटिव के ऊपर चल रहा है। राइट फ्रॉम 1947, राइट फ्रॉम 1948 सारा हिंदू नैरेटिव के ऊपर चल रहा है। वो इतनी पावरफुल पोज़ीशंस में है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर मुकम्मल तौर पे इनकी इजारादारी है। अब से नहीं चल रही है, 1947 से चल रही है। अब तो फिर भी आपको वहाँ पे ज़ाहिर है कि एक मुस्लिम जो है वो टीचर्स भी नज़र आते हैं। देयर वाज़ अ टाइम जब बहुत ही कम तादाद में थे और सिर्फ़ यही लोग थे। उसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है, भई सारा कुछ तो आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे हैं, सारा कुछ पावर कॉरिडोर्स के अंदर आप हैं। सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो हिंदू फिर भी खतरे में है। तो हिंदू को खतरे से कोई नहीं निकाल सकता। इनका फ़ॉर्मूला ये है हिंदूज़ का, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप इसको उठा के देख लें। ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी थ्योरी है, आप यू आर वेलकम टू इसको आप इसको गलत प्रूफ कर दें कि या तो ये पावर में होते हैं, ठीक या है? या तो ये पावर में हैं और ऐसी पावर में है जिस तरह मोदी है ना वहाँ पे, और माइनॉरिटीज़ को इन्होंने मतलब बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है। और जैसे ये उससे निकलते हैं, उस स्टेज से, जब लोगों को रियलाइज़ेशन होती है कि भई ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं? अगर लोगों को रियलाइज़ेशन होनी शुरू हुई, तो साथ ही हिंदू खतरे में चला जाता है। साथ ही ये टोन बदल के तो वापस ये मज़लूमियत के उसमें आ जाते हैं। सो दिस दिस इज़, आप दुनिया की कोई भी कंट्री उठा के देख लें, हर तरफ यही चल रहा है। हिंदू खतरे में है अभी। हिंदू पावर कॉरिडोर्स में भी है, हिंदू इकोनॉमी भी कंट्रोल कर रहे हैं, हिंदू पॉलिटिक्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, हिंदू नैरेटिव भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हिंदू खतरे में है। But this is what we are talking about Bangladesh right now. कि I am बांग्लादेश talking about Bangladesh, I am talking about Canada, I am talking about US, I'm talking about Pakistan, I'm talking about everywhere. This is how it is working. बट लोग चूँकि सारे डॉट्स को इकट्ठा मिला के नहीं देख रहे, तो उनको नज़र नहीं आ रहा कि भई ये तो एक मतलब ये तो चल चल ही ऐसे रहा है, ये तो ग्रेट प्लान ही ऐसे है। हम्म इन्होंने यहाँ पे भी यही किया और मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ और वहाँ पे मैं ये कह सब जिन भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो हम्म ओपिनियन मेकर्स हैं, मैं उनसे कह के आई हूँ ये बात। मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं है कहने में कि इफ द थिंग्स डिडन्ट वर्क देयर वे, तो वो 2 मिनट भी नहीं लगाएँगे बांग्लादेश को तोड़ के, तो अलग कर। हिंदू फैक्ट्री को अलग लिखते हैं, बिल्कुल। हम्म और अभी से उन्होंने देखें तैयारी इस बात की शुरू कर ली है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, तो ये हम्म। बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं कि नहीं जी हम तो प्रोसिक्यूटेड हैं, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया। तो तो हमें इसको तो जो है ना हमें लगता है उधर के पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे मिटिगेट करेंगे अगर वो इस तरह का कोई खतरा उभरता है? अभी वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। आई एम अच्छा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी ठीक। वो ये नहीं देख रहे कि इस तरह का कुछ हो भी सकता है, बिकॉज़ देखें इनको एक बंगाली लैंग्वेज का जो ताज्जुब है, वो इतना ज़्यादा, इतना गहरा था कि अभी वो इससे बियॉन्ड नहीं देख रहे। क्योंकि हम्म, उनके ख़्याल में बंगाली सब बंगाली ही हैं, दैट्स इट। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? तो अभी तो देयर आर वेरी, वेरी फ्यू पीपल जिनको रियलाइज़ेशन है कि ये ये क्या हो। हो रहा है। ये हम्म। क्या हो रहा है? लेकिन थिंग्स आर बीइंग ऑब्वियस। देखिए अभी इनकी गवर्नमेंट को खुद इस बात के को कहना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा कि नहीं भई यहाँ पे हम कोई हिंदूज़ के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, कोई ऐसा नहीं हो रहा। उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी, उनको अपने आप की सफाई देनी पड़ी, क्योंकि बात इतनी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें काम डाउन नहीं हुई। अभी आपने कल के वहाँ पे इवेंट्स अगर देखे हों, तो फेसबुक के एक पोस्ट करने पे इन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमारे देवी-देवताओं की बेहुरमती की है, एंड आरएसएस के पीपल, हिंदुत्व के पीपल जो सैफरन के ब्रिगेड के लोग हैं, उन्होंने अटैक किया। हम्म शॉपकीपर के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर भी उन्होंने एसिड अटैक किया एंड दिस एंड दैट। तो फिर वहाँ पे वहाँ की पुलिस ने और आर्मी ने हिंदुत्वा के लोगों को जो है वो जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो उनको दिया है। लेकिन आप देखें कि इनकी तरफ की खबरें क्या लग रही हैं। हम्म। सो दे अच्छा। व्हाट दे वांट टू प्रोवोक एंड एंड दे देन वांट टू टेक द न्यूज़ एंड देन दे वांट टू यूज़ दैट न्यूज़। अभी अभी समझ नहीं आ रही है। बांग्लादेश के जो थिंक टैंक्स हैं अभी वो देख नहीं सक रहे इसको क्लियरली। यू माइट हैव ऑब्जर्व जो वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस वक्त के आर्मी चीफ भी हैं, जिन्होंने एक्चुअली इस सारे फियास्को में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया था और हसीना को बेसिकली ही आस्ट के बस अब बस बहुत होगी, रिज़ाइन करें, हेलीकॉप्टर में बैठें और जाएं इंडिया। ही इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव टू हसीना एज वेल। उनकी मेरा ख्याल है बेगम जो हैं वो हसीना की कज़न है या भतीजी हैं या कुछ इस तरह है। हाउ डू यू सी दैट प्लेसमेंट ओवर देयर? और ऑब्वियसली इंडिया ने एक इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, एकेडमिया में, मीडिया में। सो दीज पीपल आर स्टिल देयर, ये तो बाहर नहीं निकले।
तो हाउ डू यू सी कि ये लोग इस वक्त कैसे बिहेव कर रहे हैं? हैव दे गॉन इनटू देयर शेल्स फॉर द टाइम बीइंग? हैव दे कन्वर्टेड इनटू स्लीपिंग सेल्स? या ये लोग वेट कर रहे हैं राइट पर ऑपरेशन मोमेंट का और स्ट्राइक बैक करने का? क्या आपने ऑब्जर्व किया वहां पे? देखिए, दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आस्क्ड मी। हम्म, वहाँ पे इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इतना खौफ़ है लोगों के अंदर, हम्म, बहुत ज़्यादा खौफ़ है। आई रोट इट इन माय सोशल मीडिया एज़ वेल व्हेन आई केम बैक फ्रॉम देयर कि पीपल आर इवन स्केयर्ड ऑफ ईच अदर। किस चीज़ का डर है? इंडिया का डर है, रॉ का डर है। हम्म, उनको ये नहीं पता होता कि मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ, ये वाक़ई हमारा अपना ही है या ये रॉ का एजेंट है। आप सोचें कि किस कदर डीपली पेनिट्रेटेड है इंडिया वहाँ पे, वहाँ की रॉ किस कदर डीपली पेनिट्रेटेड है। और दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तादाद है रॉ के एजेंट्स की, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में और इनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है। दिस हम्म, इज़ समथिंग रिमार्केबल। हमें इस बात को सोचना चाहिए हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी। दिस इज़ समथिंग वेरी मच रिमार्केबल टू थिंक अपॉन इट कि व्हाई इज़ इट सो? सो माहौल तो वहाँ पे ये है कि देखिए 15-20 साल से वहाँ पे मुस्तकिल अब एक इंडिया की ही हुकूमत थी और जहाँ तक जितना इन्फ्लुएंस वो अपना फैला चुके हैं, हम्म, जो करंट गवर्नमेंट है उनके लिए मुमकिन नहीं है सारे एक पूरे लैडर को चेंज कर देना। ठीक है, ऊपर आपको चेंज ज़रूर नज़र आया, लेकिन नीचे हर जगह पे वही लोग बैठे हुए हैं ना, जो पिछली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि सारे को रिप्लेस कर दें। सो थिंग्स आर टू बी ऑनेस्ट इंतहाई वहाँ पे डेलिकेट है एंड पीपल नो दैट थिंग्स आर वेरी डेलिकेट। हम्म। सो जो कैसे ओपिनियन मेकर आप कैसे समझते हैं कि वो इससे निकलने की क्या प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी क्या है? और जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट भी जो चल रही है, डॉक्टर साहब उसको लीड कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दे विल स्टीयर द शिप आउट ऑफ दीज मर्की वाटर्स, और समथिंग बैड कैन हैपन? देखें, टू बी ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन ये है कि इस वक़्त वहाँ पे सिचुएशन बहुत डेलिकेट है। जो नई गवर्नमेंट है उसके ऊपर पास सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और इकोनॉमी को मेंटेन करना है। क्योंकि हसीना के जाने के बाद ये बात खुली है कि कितनी ज़्यादा करप्शन थी और कितने फेक फिगर्स ऑफ इकोनॉमी दिए गए। जो कि हमें पूरे तो ये बताया बांग्लादेश जाता ना का हमारे गवर्नर और ऑल दैट। और अभी हसीना के जाने के बाद चूँकि चीज़ें खुल रही हैं, तो अब उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये तो बहुत ही बिग स्केल करप्शन थी। तो उनके लिए अब इकोनॉमी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि लोगों के अंदर आ रहा है कि लो जी एक कंपैरेटिव आ जाता है कि लो जी ठीक है वो बुरी थी, लेकिन उसने तो इस चीज़ की प्राइस को कंट्रोल किया हुआ था। बिल्कुल सो बिल्कुल। दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम हम्म, एंड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट दे डोंट नो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको साफ ये बात कहूँ कि उनके एक्स मिलिट्री पीपल से जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे साफ ये बात की कि भई वी हैव टू एक्सेप्ट इंडियाज़ हेजेमनी बिकॉज़ हम 3 तरफ से इंडिया के अंदर घिरे हुए हैं। हम्म। चिकन और नेक। वो ये बात कहने से रिलक्टेंट है कि वो सिर्फ़ 3 तरफ से नहीं घिरे हुए, बल्कि इंडिया डीपली पेनिट्रेटेड है विदिन बांग्लादेश एज़ वेल। सो एट द मोमेंट वो अभी जिस तरह बस आप एक बैलेंस करके खड़े होते हैं ना कि बस अब हम खड़े रहें, गिरे नहीं। ये चल रहा है एंड इंडिया नोज़ इट वेरी वेल। इंडिया को पता है और इंडिया जो अभी एक गैप ले रहा है ना, ये एक ब्रीथिंग टाइम ले रहा है। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू सिट बैक लाइक दैट। इंडिया की इतने साल की इन्वेस्टमेंट है, 50 इयर्स प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। काइंड ऑफ बांग्लादेश बनाया 5 years ही कर लें, जब से पाकिस्तान बना तब से वहाँ पे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली बांग्लादेश बनाया ही उन्होंने था। उन्होंने इसीलिए बनाया था ना कि जो उन्होंने पर्पसेज़ अचीव किए हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि इंडिया ऐसे ही चालान देगा? इंडिया ने आज तक वहाँ पे पूरे खित्ते में किसी को बैठने दिया है आराम से। हम्म। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान तो खड़ा होता है इनके सामने और अभी तक खड़ा हुआ है। नहीं तो कोई भी वहाँ पे पूरा खित्ता ही उठा के देख लें। आपकी ये इंडिया है, आई मीन मजे की बात ये है कि बनाए वेंट टू, मैं आप बांग्लादेश की, मैं अफगानिस्तान गया, और हुँ, दोनों साइड सिमिलर सेंटिमेंट है कि पीपल एक्चुअली आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट देयर एक्चुअल सेंटिमेंट्स विद देयर फेलो कंट्रीमैन। कि यार कोई पता नहीं है ये जो है ना, ये एनडीएस का बंदा या अभी जो जीडीए है उसका बंदा ना हो, और ये ऊपर हायर अप्स को बताएगा, और हायर अप्स आर कनेक्टेड विद इंडिया एंड ऑल दैट, या उस वक्त सीआईए और वो सारे लोग थे। तो देन आई रियलाइज कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इंतहाई गलत हालात में भी, बुरे हालात में भी, वी आर फ्री एनफ टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द स्काई, अंडर द सन, के यार क्या है इसमें, क्या डिस्कशन करनी है? हमारे लोगों को तो खैर फाशिज्म नजर आती है इसके अंदर बहुत सारी। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। देखिए ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दिस इज़ द फीलिंग आई बस केम और बैक विथ। दोनों ही ये मसला है।
मैं इसी फीलिंग के साथ जो आप कह रहे हैं ना, मैं इसी फीलिंग के साथ वापस आई और मैंने शुक्र किया कि भाई हम तो बड़े एक अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड बी थैंकफुल फॉर पाकिस्तान। वहाँ पे मैंने बल्कि एक रिटायर्ड उनके नेवी के एक ही वाज़ अ वेटरन ऑफ द नेवी। उनको मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा चलें आप एक सिर्फ़ एक सिंपल चलें आपसे मैं बात करती हूँ। आप मुझे ये कहें कि आप इंडिया को क्या मैसेज देते हैं? एंड ही सेड ही स्टार्टेड गोइंग ऑन एंड ऑन कि जी इंडिया के लिए मैसेज ये है कि देखिए हम नेबर्स हैं और हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम मानते हैं कि आप जो है डोमिनेंट है हमारे ऊपर, लेकिन आपको हमारा भी एहसास करना चाहिए। और मुझे ना हँसी आ गई एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एट हिम। मैंने कहा जी आपको देख के मैं शुक्र कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अगर कोई पूछे कि इंडिया के लिए क्या मैसेज है, तो मैं वो सब कुछ कह सकती हूँ जो आपका किसी को दिल चाह रहा है कहने को, लेकिन आप कह नहीं सकते। तो मुझसे अगर कोई पूछे इंडिया के लिए एक मैसेज, मैं कहूँगी जी इंडिया आउट। हम्म। तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ये अपने औकात में रहने वाली बात तो उसको हम कह सकते हैं। यस, यस, आज ये हम बहुत बड़ी मैं डिफरेंस वैसे है। इंडिया के बारे में अपने पॉडकास्ट के, लेकिन इट इज लाइक दिस। वो हेजमोन है तो हेजमोन को तो ज़रा आपने इसी तरीके से डिस्कस करना होता है एट टाइम्स कि उसके हेजमोन। एग्ज़ैक्टली। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, प्रोफेसर साहब से आप मिली और मैं उनका उस दिल्ली हुसैन के साथ भी देख रहा था, 5 पिलर्स के लिए उनका जो ब्लड ब्रदर्स का वो उनका पॉडकास्ट। और उसमें ही टॉक्ड अबाउट टू नेशन थ्योरी। ही एक्चुअली सेड के देयर इज अ काइंड ऑफ यू नो एक्सेप्टेंस इनसाइड द पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवर रिपेंटेंस है हमारे यहाँ, और है वाकई है। गुना आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने उसमें अपने पॉडकास्ट में मेरा भी ज़िक्र किया है, जिसमें मैं आई एम हाइली हाइली ऑनर्ड। तो अब कैसा रहा आपका तजर्बा? उनका बल्कि क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था, न्यूक्लियर और उसके उसके हवाले से, उधर से वो भी दायरे मंजर आम पर आए। हाउ मेनी, एक तो ये कि कितने ऐसे लोग हैं वहां पर जो कि इस सारी चीज को समझते हैं। सेकेंडली, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस तरह के इंटेलेक्चुअल से वहां से मिलने में? बिकॉज इट इज वेरी रेयर टू फाइंड आउट समवन फ्रॉम बांग्लादेश टॉकिंग अबाउट सच अ रीजनल कॉन्सेप्ट एंड ग्लोबल कॉन्सेप्ट इन सच अ रेजोनेटिंग मैनर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लेकिन पहले ही आपने बात की कि कितने लोग हैं ऐसे जो इस तरह से समझते हैं। मैं आपको इस बात का जवाब दूँगी कि उन्होंने जब ये बात की जिसका आप पर्टिकुलर बात का मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने अपने एक सेमिनार में, जो कि उनके एक्स आर्मी पीपल का सेमिनार था, उसमें उन्होंने खड़े होके ये बात कही कि जी हमें पाकिस्तान इज़ द मोस्ट रिलायबल फ्रेंड और हमें उसके साथ एक न्यूक्लियर डिफेंस पैक्ट करना चाहिए, ठीक है? उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कितने लोगों ने खड़े होके उसके ऊपर तालियाँ बजाई। हम्म। दैट इज़ समथिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने ये बात खुद मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरा ऑफ करने के बाद उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं डर गया कि ये मेरे बात मुँह से निकल गई है, मैंने ये बात ओपनली कह दी है, तो अब क्या होगा? दिस इज़ व्हाट ही सेड। बट देन जिस तरह से लोगों ने कहते मेरे पास आना शुरू किया और मुझे उन्होंने कहना शुरू किया कि भई ये बात तो हमारे दिल में थी जो आपने कह दिया, आपने इतनी हिम्मत कहाँ से ले आए? आइस ब्रेकिंग उन्होंने की। एग्ज़ैक्टली, सो देयर वाज़ एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन द ऑडियंस जो आई उनके पास, उन्होंने कहा कि भई ये तो हम एग्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू से। सो वो जैसे मैंने आपको पहले बात की थी कि एक ऑप्रेसिव साइलेंस था वहाँ पे, प्रो पाकिस्तान बात करने के लिए या पाकिस्तान की तरफ किसी भी तरह की दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। बातें तो बहुत सारे लोगों के दिलों में थी, लेकिन कह नहीं सकते थे। सेकंडली आपने पूछा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, इट वाज़ समथिंग वेरी बिग फॉर मी कि उनके साथ बात करना ऐसे ही है जिस तरह आप एक पूरी मास्टर्स डिग्री कर रहे हो उस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंगली द सेशन वाज़ सपोज्ड टू बी फॉर 1 आवर एंड वी एंडेड अप टॉकिंग फॉर 5 आवर्स। मतलब Yeah, 5 घंटे। you mentioned that in your social media post. या इन माय सोशल मीडिया एज़ वेल। तो कैमरा सेशन तो 1 घंटे का था, लेकिन उसके बाद हम 4 घंटे बैठ के वी बीन टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड मतलब जितना मैंने उनको क्लियर माइंडेड देखा है पाकिस्तान के बारे में और बांग्लादेश के बारे में और आपस के ताल्लुक के बारे में, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह नहीं मिलते। मैं तो हैरान हूँ कि वो इतनी एक इस तरह के हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में रहते हुए, एनवायरनमेंट में रहते हुए भी आप देख सकते हैं कि उनकी इस बात के बाद इंडिया ने उनके ऊपर किस तरह के जो पर्सनल अटैक्स शुरू किए हैं, उनका मीडिया उठा के देखे हैं। मतलब इतनी घटिया उनके बारे में सारे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है और सब कुछ। और अभी भी इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच हिम टू बी ऑनेस्ट बिकॉज़ द ऑब्वियस रीज़न्स ही इज़ उनको इस बात का बहुत इस वक़्त वो बड़े खतरे में हैं। तो I alhamdulillah I was fortunate enough कि through a friend I got connected to him and he accepted my invitation to meet him and लेकिन he is not very safe in there as well. So something
आपने ये जो बात की है, ज़ियाउल इस्लाम एक ऑथर हैं इंडिया के अंदर, और द हिंदू के इस वक्त एसोसिएट एडिटर भी हैं, वेरी यूपी से हैं और बड़े अच्छे वो हैं। मेरा उनसे पॉडकास्ट हुआ इसी तरह ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया, यूपी से। सो आई टॉक, अभी तो खैर वो दिल्ली में है आजकल। तो मैंने उनसे जब बात की और पॉडकास्ट हो गया और सारा कुछ हो गया, तो आफ्टर कॉल मुझे कहते हैं आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। तो कहते हैं आपका दिल बड़ा सही जगह के ऊपर है। अब ये वो चीज़ थी जो ही कुड नॉट से ऑन द ऑन द कैमरा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड करके मैंने एडिट किया और मैंने चढ़ा दिया। तो उन्होंने फौरन मुझे मैसेज किया, कहते हैं यार मुझे ट्विटर पे टैग ना करना। तो हंसने हंसी भी आ रही थी, लेकिन अफसोस और दुख भी हो रहा था कि यार अगेन अल्लाह ताला का शुक्र के वी आर इन पाकिस्तान एंड वी कैन एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट इट। हम यहाँ पे लोगों को बड़ा वो एक शौक होता है ना इस तरह की बात करने का जी, कि हमें तो दबा के रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आस्क दोज पीपल जो इंडिया के अंदर 25 करोड़ के करीब लोग हैं, माइनॉरिटी सबसे बड़ी, और दे हम्म, नॉट इवन आस्क समवन फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री टू मेंशन देम ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। ज्यादा फाशिज्म हम यानी क्या देखेंगे इस रीजन के अंदर। दैट इज सो ट्रू। दिस इज एग्जैक्टली द फीलिंग ऑफ, उनकी यही फीलिंग थी शायद जमान साहब की, कि उनको सब लोग ज़ाहिर अब ये कह रहे थे कि भई आप ढाका की सड़कों पे आप इस तरह से मत जाएँ। व्हेन ही वाज़ कमिंग टू मीट मी, इवन देन उनको उनकी फैमिली मेंबर्स ने कहा कि भई आप इस तरह से मत जाएँ। तो he was laughing at about it. Such an innocent soul. He is such an intelligent person, such a darvish kind of person. And he was laughing about it. उन्होंने कहा कि look, I have lived up to this age. तो कोई बात नहीं, अब मैंने ज़िंदगी तो जी ली है ना काफ़ी सारी। So it's okay for me to, talk what I want to say and go where I want to go. So this is the kind of feeling he is going through, and this is the kind of feeling जो जो वहाँ पे अभी भी जो सारा प्रो पाकिस्तान एक तबका है, वो अभी भी साइलेंट है। वो इसलिए साइलेंट है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि रिजीम चेंज होगा तो क्या होगा, और आज की कही हुई बातें कल को उनके लिए मुसीबत ना बन जाएँ। लास्ट कपल ऑफ फ्लाइट क्वेश्चंस इन द एंड, कुजीन कैसा है वहाँ का? मैंने सुना बड़ा स्टेल सा कुजीन होता है, हम पाकिस्तानियों के लिए कोई इतना मजे का नहीं होता। तो नहीं, नहीं। I think because we are very spoiled people, we live in, we live in food heaven. दुनिया में रहते हैं तो वो तो हम पाकिस्तान इज़ फूड हेवन। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान अगर अपने सिर्फ जो है फूड टूरिज़्म के ऊपर भी इन्वेस्ट करे ना, थोड़ा-सा इसको हाइलाइट करे, तो वी कैन जस्ट अट्रैक्ट फूड टूरिज़्म फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। We live in food heavens. So there is no comparison. If you are going from UK, maybe you find something very nice in there because UK का अपना आपको पता है जिनका अपना नेटिव फूड है, दैट इज़ वेरी हमारे लेवल का नहीं है। बल्कि लेकिन पाकिस्तान एक मीम है कि इट्स कॉलोनियल मास्टर्स आए और उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही स्पाइसेस की बुनियाद पे थी कि स्पाइसेस की ट्रेड करनी थी। देन दे गैदर्ड ऑल द स्पाइसेस एंड दे टुक इट टू ग्रेट ब्रिटेन, एंड आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई भी स्पाइसेस अपने खानों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जी। ये भी है और वो। अब वो जो है ना उसके कैप्सूल बना के बेचते हैं कि इसका ये जो है वो इसका, और इसका ऑर्गेनिक फॉर्म में इसको लेने का ये हेल्थ बेनिफिट है और इसका ये बेनिफिट है। आप अच्छा, जाए ना जाके ऑनलाइन बर्ट वगैरह पे देखें, सारे स्पाइसेस हमारे कैप्सूल्स में बिक रहे हैं। हैरिस के ऊपर हम बात करना रह गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट, यू वेंट इन देयर कैंप और आप उनसे जाके मिली। अभी उनके एक तो नंबर एक, जब से हसीना के ये क्या हालात हैं, कुछ थोड़ा बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरा, मेरे और आपकी वो ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी और मैंने कहा कि यार कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिली है एज पर माई इंफॉर्मेशन, बट यू सेड कि नहीं, देर इज स्टिल अ प्रोसेस गोइंग ऑन, या नहीं हुआ प्रोसेस इनिशिएट, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, हसीना के आने या जाने से उनकी ज़िंदगी पे बेसिकली सिर्फ़ उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना बाकी लोगों की ज़िंदगी पे पड़ेगा। एज़ सच उनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट, इट्स हाइली अनफॉर्च्यूनेट कि उनके खिलाफ अभी भी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, अदर देन अ फ्यू, मतलब ऐसे लोग जिनका मैं उनको एक अलग तबका है जो ओपन माइंडेड है, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात करूँ तो उनके खिलाफ बड़ा बदतरीन तासुब है। ये तासुब आपको ढाका में ज़रा-सा कम मिलता है, ठीक लेकिन है? और ढाका के जो बिहारी हैं जी, हालाँकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में है, मोहम्मदपुर कैंप में, मीरपुर कैंप में और भी बहुत सारे वहाँ पे चंद एक छोटे-छोटे डवेलिंग्स भी हैं उनकी। लेकिन आप ढाका से बाहर निकल के जाते हैं, जो थोड़ा-सा आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ पे तो इस कदर बदतरीन तासुब है उनके साथ कि हम सोच भी नहीं सकते। और जिन हालात में मैंने उनको रहते हुए देखा है ना, आप सोचें कि शायद जेल में रहना उससे बहुत बेहतर है।
जेल में रहना बहुत बेहतर है। उन लोगों को छोटी-मोटी आम घरों में काम करने के लिए भी जॉब्स नहीं मिलती और हम्म, बाकायदा उनको ये कहा जाता है कि तुम चूँकि रज़ाकार हो, तुम बाहरी हो, यहाँ से निकल जाओ। उनकी वुमेन के साथ, उनके मेन के साथ, उनके बच्चों के साथ बदतरीन तासुब। आप खुद सोचें कि बिहारी पॉपुलेशन में 5% एजुकेशन रेट है, 5%। 95% की एक्सेस ही नहीं है एजुकेशन तक। और ये बहुत पढ़ी लिखी एक कौम थी वहाँ की। अनफॉर्चुनेट। इसीलिए वहाँ पे जाके इन्होंने जो सरकारी महकमे थे वो सँभाले थे, बिकॉज़ दे वर कंपैरेटिवली दे वर मोर एजुकेटेड। और ये इन्होंने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट भी बहुत किया। आप देखें कि इनमें से जो लोग पाकिस्तान आ गए, बिहारी, जो भी पॉलिटिकल वहाँ पे सिचुएशन बनी वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आके ये लोग कैंपों में बेशक रहे, बेशक एक-एक कमरे के मकान में रहे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दी। मतलब बहुत से लोग टॉप पोजीशंस पे गए हैं, मतलब दे टॉप आर। पोज़ीशंस पे एग्ज़ैक्टली। लेकिन देखें, जो खुद आके कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, वो फिर एक पॉलिटिकल उसके लिए तो ज़रूर यूज़ करते हैं, कि जी ये सारी इस प्लाइट को। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट कि उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब ज़ियाउल हक के टाइम के ऊपर उनकी रिपैट्रिएशन की बात हुई थी और एक छोटा-सा एक लोगों की एक कुछ तादाद को लेके आई थी। अभी मैं वहाँ पे गई हुई थी, एक ढाका के आउटस्कर्ट्स में ही एक इनकी डवेलिंग में, और वहाँ से गुलाम हैदर वाई के टाइम के ऊपर कुछ लोगों को वहाँ से लेके आए थे, कुछ फैमिलीज़ को पाकिस्तान में लाके आबाद करने के लिए। उनको मियाँ चन्नू के करीब इन्होंने लाके आबाद किया था। एंड इट वाज़ सो, मतलब हार्ट रेंचिंग टू लिसन टू द पीपल। उन्होंने कहा जी जाने शुरू हुए यहाँ से लोग, और हमने तो सब कुछ अपने पास जो था ना, थोड़ा बहुत बर्तन-वर्तन भी बेच दिए हम्म, कि जी अब ऐलान हो गया, जाना है। हम्म, ठीक है? तो जो कुछ था हमने तो वो भी बेच दिया, और फिर लोग जाने बंद हो गए। आप देखें कि आपने, वो पाकिस्तानी हैं, वो स्टेटलेस हैं, बांग्लादेश ने उनको सिटिज़नशिप नहीं दी थी अभी तक। अभी रिसेंटली उनको सिटिज़नशिप का राइट दिया है, सिटिज़नशिप नहीं दी। राइट टू सिटिज़नशिप दिया है, ठीक है? और उसके भी बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि क्यों दिए हैं, उनका वोट बन जाता है और फिर वो जिस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन आप उनको सिटिज़नशिप राइट दें या ना दें, जो माशरे में ताज्जुब है, बदतरीन ताज्जुब है उनके साथ, ठीक है? उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते अदालत से कोई फैसला देके। हम्म, हम्म। सो दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल। पाकिस्तान का, उनका पाकिस्तान के ऊपर हक है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मैं और आप कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट और कहीं रह जाएँ हम, टोटल इस और वक्त हम पाकिस्तान के लिए खड़े हों। तादाद में कितने लोग होंगे वो लोग इस वक्त, बिहारी कितने हैं वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली? लेकिन उस वक़्त जिनको हम छोड़ के आए थे तो कोई 3 लाख के करीब थे, तो मतलब एक रजिस्टर्ड जो उसमें है, बहुत सारे लोग तो ख़ैर उसमें होंगे ही नहीं। 3 लाख, मोर देन 3 लाख लोग हैं। 3 से 5 के दरमियान। इट्स जी, नॉट जी, जी, बिल्कुल। देयर। और हम मतलब 40 लाख अफगान अगर हम यहाँ पे रख सकते हैं तो व्हाई नॉट। एग्ज़ैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। उनसे डबल तो हमने अफ़गान रख लिए ना यहाँ पे। वो तो फिर हमारे अपने लोग हैं। हमारे अपने लोग हैं, और ना सिर्फ़ हमारे अपने लोग हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनका जिनका कत्ले-आम हुआ पाकिस्तान के नाम के ऊपर। सिर्फ़ इसलिए कि उनका कसूर ये था कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये अपने आप को पाकिस्तानी कंसिडर करते हैं। 47 में वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, वो बांग्लादेश नहीं आए थे। अगर उन्होंने बंगला में ही रहना होता तो वेस्ट बंगाल में रह लेते, आसाम में रह लेते। वो भी हमारी तरह, जिस तरह पंजाब के लोग कुर्बानी दे के आए थे, वो भी कुर्बानी दे के आए थे वहाँ पे। उनका हक था पाकिस्तान के ऊपर। तो कितनी ये दुःख की बात है, हम पे ये सवाल आएगा, एज़ अ पाकिस्तानी हम पे ये सवाल आएगा, पाकिस्तान के वजूद पे सवाल आएगा कि आपने किन हालत में उनको छोड़ दिया। आप यकीन करेंगे, इट वाज़ सो हार्ट रेंचिंग टू सी जिन लिविंग कंडीशंस में वो रह रहे हैं। एक-एक छोटा 9 बाय 7 के कमरा भी नहीं होगा, जिसके अंदर उन्होंने दरमियान में, कमरे के दरमियान में एक स्लैब डाली हुई है, और नीचे भी स्लीपिंग अरेंजमेंट है, ऊपर या नीचे चूल्हा बनाया हुआ है, उसके ऊपर वो सोते हैं। और फैमिली पूरी रह रही है, फैमिली। और जब उन्होंने ब्रीथ करना होता है तो वो अपने घर के दरवाज़े पे बैठ जाते हैं, और जहाँ, और गलियाँ ऐसी हैं कि 2 लोग इकट्ठे नहीं गुज़र सकते, जहाँ पे वो रह रहे हैं। मतलब स्लम्स का भी कोई, स्लम्स भी जो है ना, शायद उससे होंगे। स्लम्स का भी सबसे निचला लेवल है जिसमें वो रह रहे हैं। कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ दे आर बिहारीज़, उनके ऊपर टैग लगा हुआ है। चलें, अल्लाह उनके लिए बेहतर करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट योर एडवेंचर्स एंड वेंचर्स। और उम्मीद है कि हम जो हमने वो स्पेशली पोइट्री और लिटरेचर के बारे में बात की थी शुरू में, उस पर हम कोई अलग से एक सेशन ज़रूर वी करें। मस्ट टॉक अबाउट इट। उस पे हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में डिक्लाइन, क्योंकि दैट अगेन इज़ अ वेरी क्लोज टॉपिक टू माय हार्ट। तो मैं उस पर ज़रूर आपसे कुछ सीखना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा।
और देखूंगा कि उस पे हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन फ्यूचर अपनी आने वाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और जब भी आप दोबारा पाकिस्तान आती हैं तो हम फिर एक लाइव सेशन आपके साथ यहाँ पे भी जरूर। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच आयशा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।